मूवी की स्टार्टिंग ऐश और गो से होती है। ऐश और गो कैनालेव सिटी में होने वाले सिन्हो फेस्टिवल के लिए आते हैं। सबसे पहले हमें पोकेमोन के बारे में मुख्तसर तारुफ करवाया जाता है। समुद्र में रहने वाले, जमीन में बसने वाले और आसमान पर फैलाने वाले पोकेमोन्स को दिखाया जाता है। साथ ये भी बताया जाता है कि इन सबसे बड़ा पोकेमोन भी है जिसका नाम आर्कियस है। आर्कियस एक मिथिकल पोकेमोन है जिसने दुनिया में मौजूद हर चीज तख्लीक की। हालांकि पोकेमोन की क्रिएशन भी आर्कियस ने ही हम इंसानों के लिए की। एक गली से गुजरते हुए ऐश और गो को अपने नाम की पुकार आती है। दोनों आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां डॉन उन्हें हाथ के इशारे से बुला रही होती है। दोनों के लिए सिन्हो में डॉन की मौजूदगी बहुत सरप्राइजली होती है। यही हाल डॉन का भी होता है। ऐश और गो डॉन के कपड़े देखते हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इनके पूछने पर डॉन उन्हें भी ये ड्रेस दिलाने के लिए एक टेंट में ले आती है जहां इनकी मुलाकात सिंथिया से होती है। सिंथिया सिन्हो में होने वाले फेस्टिवल में अपनी मालूमात के मुताबिक कंट्रीब्यूशन कर रही होती है। सिंथिया ऐश और गो को भी डॉन जैसे आउटफिट्स देती है। दोनों इन कपड़ों में खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मेनवाइल दूसरी तरफ टीम गैलेक्टिक के कमांडर स्टर्न को और उसके साथियों को एक गार में दिखाया जाता है। स्टर्न एक पोकेमोन हीट्रन को पकड़ने आया होता है। हीट्रन और स्टर्न के पोकेमोन के दरमियान फाइट होती है, मगर हीट्रन अकेला इनका मुकाबला नहीं कर पाता और स्टर्न उसे पकड़ने में सक्सेसफुल होता है। स्टर्न ये खबर अपने हेडक्वार्टर में मार्स और जुपिटर को देता है। मार्स और जुपिटर हेडक्वार्टर में आर्कियस से हासिल की गई प्लेट को ऑब्जर्व करने में लगी होती हैं। वापस कैनालेव सिटी में आते हैं। सिंथिया ऐश और इसके दोस्तों को म्यूजियम लेकर जाती है। म्यूजियम में वे उन्हें कदीम पोकेमोन्स की नुमाइश दिखाती है जो कदीम सिन्हो में पाए जाते थे। ऐश सिंथिया से पूछता है कि वो लोग पोकेमोन्स को कैसे पकड़ते हैं। सिंथिया उसे वुडन पोकेबॉल दिखाती है। सिंथिया सबको पोकेमोन कैचिंग एक्सपीरियंस सेंटर लेकर आती है और 3 पोकेमोन्स को आवाज देती है। ओशवल, सिंडाकोल और रोलेट सामने आते हैं। गो कंफ्यूज होता है कि ये पोकेमोन तो सिन्हो से बाहर के हैं, यहाँ कैसे आए, जिस पर सिंथिया बताती है कि इन्हें कदीम जमाने से यहाँ लाया गया था, तब से ही ये इधर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो मजीद बताती है कि वो इस पर रिसर्च कर रही है कि आया ये पोकेमोन सिन्हो के इकोसिस्टम पर क्या असर करते हैं। सिंथिया इन तीनों को चैलेंज देती है कि अगर इन तीनों ने ये 3 पोकेमोन्स 3 मिनट के अंदर पकड़ लिए तो वो इन्हें बहुत अच्छा इनाम देगी। तीनों इस चैलेंज को कबूल कर लेते हैं और फिर जैसे तैसे करके वो सब 3 मिनट के अंदर अंदर अपने पार्टनर्स पोकेमोन्स की मदद से इन 3 पोकेमोन्स को पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ने के लिए वो सब सिंथिया की दी गई पोकेबॉल्स यूज करते हैं। बाद में इन पोकेमोन्स को आज़ाद भी कर देते हैं। बहरहाल ऐश का ग्रुप सिंथिया का दिया गया चैलेंज पूरा कर लेता है। अब सिंथिया उन्हें इनाम के तौर पर अपनी लिखी गई बुक्स देती है जो इसने सिन्हो की टाइम स्पेस हिस्ट्री पर लिखी थी। ऐश और डॉन को अपना ये इनाम कुछ खास पसंद नहीं आता, जबकि गो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। स्टर्न अपने साथियों के साथ टीम गैलेक्टिक के हेडक्वार्टर पहुंचता है। अब इस टीम के पास हीट्रन और आर्कियस की फ्लेम प्लेट दोनों थे। अब वो अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते थे। प्लेट चूंकि हाइपर वाइब्रेट हो रही होती है, स्टर्न हीट्रन को बुलाता है और उसे मेगा स्टॉर्म यूज करने को कहता है। हीट्रन जैसे ही मेगा स्टॉर्म यूज करता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होने लगता है। एनर्जी जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचती है, प्लेट से एनर्जी पल्सेस रिलीज होने लगती हैं। ये पल्सेस पूरे कैनालेव सिटी में फैल जाती हैं। ऐश, डॉन और गो के पोकेमोन्स इसको फील करते हैं और फौरन से अपने ट्रेनर्स के इस बारे में बताते हैं कि माउंट कोरोनेट पर कुछ गलत है, इसलिए सब वहां जाकर देखने का सोचते हैं। अपनी डायरेक्शन में आर्कियस भी इन पल्सेस को महसूस कर लेता है और परेशान होता है। आर्कियस मदद के लिए लेक गार्डियंस को बुलाता है। पहला तजुर्बा कामयाब होने पर टीम गैलेक्टिक को मालूम होता है कि अभी जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो टाइम स्पेस को मुतासिर करती है। अब वो इसी एनर्जी को ऐसा दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे जिससे वो अपने लीडर साइरस को वापस ला सकते हैं। स्टर्न ऐलान करता है कि सब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इस ऑपरेशन के जरिए ये टीम टाइम पोर्टल खोलेगी जिससे टीम गैलेक्टिक का लीडर साइरस वापस आ सकता है। कुछ अरसा पहले जब टीम गैलेक्टिक ने नई दुनिया बनाने का फैसला किया तो साइरस ने इस काम के लिए 2 पोकेमोन डियाल्गा और पाल्किया को टाइम स्पेस का गेट खोलने के लिए बुलाया था। लेकिन जब उसका ये प्लान फेल हो गया तो वो खुद भी पाल्किया और डियाल्गा के साथ इस गेट में गायब हो गया। बस अब स्टर्न और इसकी टीम के मेंबर साइरस को किसी भी तरह वापस लाना चाहते थे। ऐश और उसके दोस्त माउंट कोरोनेट की तरफ जाते हैं ताकि वो पता लगा सके जो इनके पोकेमोन्स ने डिस्टर्बेंस महसूस की। अचानक इनके कानों में बहुत भयानक आवाज पड़ती है, जैसे अभी कान के पर्दे फट जाएंगे। इन पर इंकशाफ होता है कि ये आवाज चिंगलिंग के ग्रुप और ब्रोंजोंग के दरमियान होने वाली फाइट की है।
ये सब पोकेमॉन्स एनर्जी पल्स की वजह से अपने हवास खो चुके होते हैं। डॉन अपने पिपलप को वायरपुल यूज करने को कहती है, जिससे पोकेमॉन्स पुरस्कून हो जाते हैं और खुद पर काबू पा लेते हैं। ऐश और बाकी सब जैसे ही जख्मी पोकेमॉन्स के पास पहुंचते हैं, खुद को अजीब जगह पर पाते हैं। मंजर एकदम बदल जाता है। इस जगह इन्हें 3 पोकेमॉन एज़लफ, युक्सई और मेस्पिरिट मिलते हैं। वो इन्हें आग के शोलों का नज़ारा करवाते हैं। थोड़े ऊपर आर्केस भी नमूदार होता है। फिर तमाम विजन गायब हो जाता है। ऐश और इसके दोस्त वहीं होते हैं, जख्मी पोकेमॉन्स के पास। गो हैरान होता है कि ऐश और डॉन ये सब देखने के बावजूद इतना रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। ऐश एक्सप्लेन करता है कि वो और डॉन पिछली बार सिन्हो आए थे, तो उन्होंने और लेक गार्डियन ने मिलकर पाल्किया और डियाल्गा को बचाया था। इसके बाद वो जल्दी से जख्मी पोकेमॉन्स को लेकर पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात ब्रोक से होती है। ब्रोक अब इस सेंटर में एज अ डॉक्टर काम करता है। ऐश और डॉन अपने पुराने दोस्त को इतने अरसे बाद अपने सामने देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि गो ब्रोक से पहली बार मिलता है। ऐश मुख्तसरन ब्रोक का तारुफ करवाता है। ऐश और बाकी सबको पोकेमॉन सेंटर में न्यूज़ सुनने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि माउंट कोरोनेट में रहने वाले पोकेमॉन्स अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। ऐश और इसके दोस्त दोबारा वहां जाकर पता लगाना चाहते हैं। इस बार ब्रोक भी अपने दोस्तों के साथ जाता है। रास्ते में ऐश ब्रोक को लेक गार्डियन और आर्केस के विजन के बारे में बताता है। ब्रोक उससे कहता है हो सकता है ये सब लेक गार्डियन की तरफ से ना हो, बल्कि आर्केस की तरफ से कोई पैगाम हो। ब्रोक की ये बात सुनकर डॉन भी सिंथिया को मदद के लिए बुला लेती है। टीम गैलेक्टिक अपना ऑपरेशन शुरू करती है। अपने हेडक्वार्टर की छत पर एक एनर्जी कैनन को नमूदार करते हैं। इस कैनन का रुख आसमान की तरफ करते हैं। स्टन हीट्रन को फ्लेम प्लेट पर मैग्मा स्टॉर्म का यूज करने का कमांड देता है। जैसे ही हीट्रन प्लेट पर फायर करता है, एनर्जी कैनन तक पहुंचती है और फिर कैनन से भीम निकलकर सीधा आसमान पर पड़ती है और वहां से स्पेस टाइम गेट ओपन होना शुरू हो जाता है। आसमान पर पड़ती बीम को ऐश और इसके दोस्त देख लेते हैं। ब्रोक अपना क्राफ्ट उसी तरफ मोड़ देता है। टाइम स्पेस गेट आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता है, बट अपने लीडर साइरस को वापस लाने के जोश में स्टन हीट्रन को मजीद एनर्जी लगाने का कहता है, जिससे कैनन में बहुत ज्यादा एनर्जी भर जाती है। एनर्जी अपने क्रिटिकल लेवल को भी क्रॉस कर जाती है, जिसके नतीजे में एनर्जी पीछे की तरफ मूव करने लगती है और हीट्रन पर अटैक होता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हेडक्वार्टर की धज्जियां उड़ा देता है। हीट्रन बुरी तरह मुतासिर होता है। हीट्रन मलबे में दबकर मलबे को इमर्ज कर लेता है। स्टन हीट्रन को पकड़ने के लिए डस्क बॉल इसकी तरफ उछालता है, मगर हीट इस कदर ज्यादा होती है कि बॉल नीचे गिरकर पिघल जाती है। हीट्रन फ्लेम प्लेट की तरफ बढ़ता है और उसे भी निगल जाता है, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ जाता है और एक मॉन्स्टर लावा बन जाता है। स्टन के मुताबिक फ्लेम प्लेट की पावर की बदौलत हीट्रन की फ्लैश फायर एबिलिटी ओवरलोड होगी। इसी वजह से हीट्रन इस रूप में आ गया। हीट्रन टाइम स्पेस गेट की जानिब भीम फायर करता है और आगे बढ़ता रहता है। हीट्रन का गुजर जंगल से होता है, यूं वो जंगल में भी आग भड़काता जाता है। ऐश और इसके दोस्तों को ये टीम गैलेक्टिक का ही काम लगता है, क्योंकि पिछली बार साइरस ने भी कुछ ऐसा ही किया था। ऐश को लगता है ये शोले और ये आग वाली मखलूक वही है जिसका विजन उन्होंने लेक गार्डियन के साथ देखा था। सैटर्न, मार्स और जुपिटर हेलीकॉप्टर में हीट्रन का पीछा करते हैं, जब उनकी नज़र ऐश और उसके दोस्तों पर पड़ती है। ऐश और बाकी सब हीट्रन का रास्ता रोकते हैं और अपने वाटर पोकेमॉन्स की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। ब्रोक कहता है आग बहुत शदीद है, उसे बुझाने के लिए इन्हें एक और प्लान बनाना होगा। अचानक इन पर सैटर्न अपने टॉक्सिक रोक से इन पर हमला करता है। फिर वो अपना हेलीकॉप्टर इनके सामने लैंड करते हैं। अब ऐश, डॉन और ब्रोक को यकीन हो जाता है कि यह काम टीम गैलेक्टिक का ही है। हीट्रन अपने हदफ की तरफ बढ़ता रहता है। आर्केस हीट्रन के अंदर मौजूद फ्लेम प्लेट को महसूस करके चौंकता है और फिर से लेक गार्डियन को बुलाता है। युक्सी, एल्जफ और मेस्प्रिट फिर से जाहिर होते हैं। वो तीनों हीट्रन को रोकने की कोशिश करते हैं। हीट्रन मजीद गुस्से में आ जाता है और मजीद एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। इसी हीट से सिन्हो का एटमॉस्फेयर काफ़ी मुतासिर होता है। पोकेमॉन्स के लिए इतनी गर्मी बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल बन जाता है। ऐश और बाकी सबको फिर से एक विजन दिखाया जाता है, जिसमें हीट्रन इस आग के अंदर फ्लेम प्लेट के साथ बंधा होता है। अब ऐश लोगों को हीट्रन को इस ह्यूज एनर्जी से आज़ाद करवाना था। टीम गैलेक्टिक इनको रोकने के लिए इनके सामने खड़ी हो जाती है, जबकि आग का ये लावा मॉन्स्टर माउंट कोरोनेट की तरफ बढ़ता है और टाइम स्पेस गेट को ओपन करने में लगा होता है।
गो के पूछने पर मार्स बताती है कि इसी हीट एनर्जी की वजह आर्केस की वो फ्लेम प्लेट है और वो आसमानों के रास्ते यहाँ से जाना चाहती है जहाँ से आई थी, और इस अमल में स्पेस टाइम गेट का ओपन होना ज़रूरी है और इसी रास्ते से इनका लीडर भी वापस आएगा। इन सब बातों के बाद स्टर्न ऐश के ग्रुप को ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। ब्रोक ऐश और डॉन और गो को हीट रन के पीछे जाने को कहता है और खुद टीम गैलेक्टिक के लिए उधर ही रुकने का फैसला करता है। ब्रोक की हेल्प के लिए सिंथिया भी आ जाती है, जबकि बाकी सब हीट रन के पीछे जाते हैं। ऐश, डॉन और गो अपने वाटर पोकेमोन्स को हीट रन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। साथ वो लेक गार्डियन को साइकी इस्तेमाल करने के कहते हैं। इनके वाटर पोकेमोन्स और लेक गार्डियन के साइकी अटैक के कंबाइन से पानी का एक गोला बन जाता है जो सीधा हीट रन पर गिरता है। क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है इसलिए इस पानी के गोले का भी कोई असर नहीं होता। सिंथिया ब्रोक को भी ऐश के पास जाने का कहती है। ब्रोक अपने पोकेमोन सिंथिया की हेल्प के लिए छोड़ देता है और खुद ऐश के पास जाता है। लावा मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारी टीम फिर से कोशिश करती है। लेक गार्डियन लावा मॉन्स्टर पर बीम का अटैक करके उसे रोकती है। इसके बाद हीटरन जैसे ही एक जगह रुकता है, ब्रोक का स्टीलेक्स उस जगह को खोदने लगता है। नेक्स्ट पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है और गो का सिंड्रेस स्पाइरो बॉल फेंकता है जिससे जगह में मजीद दरारें पड़ जाती हैं। इन सब के बाद डॉन अपने मेमोसिम को बुलाती है। मेमोसिम रह जाने वाली जगह को मजीद तोड़ देता है। यूं ये सब लावा मॉन्स्टर को एक जगह ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी वक्त स्पेस टाइम गेट से बिजली कड़कने लगती है और फिर डायमेंशनल गेट जाहिर होता है। टीम गैलेक्टिक जल्दी से हिटरन की मदद के लिए पहुंचना चाहती है। अब उनको अपनी मंजिल बहुत पास नजर आ रही होती है। इससे पहले कि वो भागते, सिंथिया रोजरेड की मदद से उन्हें पकड़ लेती है। जैसे सूरत हाल काबू में होती नजर आती है तभी स्पेस टाइम गेट से एनर्जी बीम निकलकर हिटरन पर पड़ती है जो सीधी फ्लेम प्लेट पर पड़ती है। एनर्जी के भरने से फिर से एक्सप्लोजन होता है और हीटरन की फिर से फॉर्म चेंज हो जाती है। अब वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। हीटरन माउंट कॉर्नेट की तरफ फिर से कदम बढ़ाता है। ऐश और उसकी टीम पीछे हट जाती है और माउंट कॉर्नेट पर हीटरन से पहले पहुंच जाती है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे, किस तरह से ही लावा मॉन्स्टर को रोकें। तभी डायमेंशनल गेट से आर्केस खुद नमूदार होता है। आर्केस एक ही बार में ओपन होने वाले गेट को बंद कर देता है। अब आसमान एकदम साफ हो जाता है। टीम गैलेक्टिक को यह देखकर सदमा होता है कि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो गेट इस तरह बंद कर दिया जाएगा। ऐश आर्केस से हीटरन के लिए मदद मांगता है क्योंकि असल हीटरन इस लावा मॉन्स्टर के अंदर कैद होता है। आर्केस और तीनों लेक गार्डियंस पोकेमॉन्स हीटरन की हेल्प के लिए मान जाते हैं। आर्केस अपनी प्लेट में से एक प्लेट यूज करता है और खुद को वाटर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। ऐश आर्केस से कहता है कि पानी हीटरन के लिए ठीक नहीं होगा, मजीद एक्सप्लोजन का बायस बनेगा, जिस पर आर्केस हल्के से सर हिला देता है जो इस बात की तरफ इशारा था कि सब ठीक हो जाएगा। ऐश, गो और डॉन भी आर्केस का साथ देने का फैसला करते हैं। इसके लिए वो लेक गार्डियंस को साथ मिला लेते हैं, जबकि सिंथिया और ब्रोक पीछे बैकअप के लिए रुक जाते हैं। आर्केस हीटरन के इर्द गिर्द वाटर डॉम कायम कर देता है। अब हीटरन उससे बाहर नहीं निकल पाता और ना ही इस दफा कोई धमाका होता है। लेक गार्डियंस ऐश, डॉन और गो को इनके पोकेमोन समेत साइकिल से हीटरन के इर्द गिर्द बने वाटर डोम के अंदर ले जाते हैं। डॉन का पिपलप वायर पोल बनाता है जिसके ऊपर ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट का एक कोड बना देता है। ये कोड हीटरन को मजीद झगड़ लेता है। नेक्स्ट गो इन टैलेंट से पायरो बॉल का अटैक करवाता है। पायरो बॉल लावा मॉन्स्टर के अंदर तक एक सुराख कर देती है। हमारी टीम उस सुराख के जरिए अंदर दाखिल होती है जहां हीटरन बिल्कुल फ्लेम प्लेट के साथ बंधा होता है। सब मिलकर हीटरन को आज़ाद करवा लेते हैं। पिकाचू इलेक्ट्रो वेब के जरिए उसे कैद कर लेता है। फिर सब जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि लावा मॉन्स्टर किसी भी वक्त फट सकता था। फ्लेम प्लेट से निकलती एनर्जी लावा मॉन्स्टर को धमाका करने के और नज़दीक लेकर आती है। ऐश और उसके दोस्त हीटरन को लेकर लेक गार्डियन की मदद से सेफली स्पेयर पिलर पर लैंड करते हैं। लावा मॉन्स्टर बिला आखिर ब्लास्ट हो जाता है मगर आर्केस उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है जिससे आसपास नुकसान होने से बच जाता है। ऐश, डॉन और गो आर्केस और लेक गार्डियन का शुक्रिया करते हैं। उनकी मदद के बगैर वो सब ना कर पाते। आर्केस वापस जाने लगता है जब स्टर्न उसे कहता है वो इसका लीडर उन्हें वापस कर दे, और वो ये सब जानते हैं कि आर्केस जानता है सर साइरस कहाँ है, मगर आर्केस कोई जवाब नहीं देता और आसमानों में गायब हो जाता है। सिंथिया बताती है आर्केस इस दुनिया पर नज़र रखे हुए है। आर्केस सब जानता है। इसके बाद सिन्हो पुलिस टीम गैलेक्टिक को अरेस्ट करने आती है। ब्रोक हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सिंथिया को डेट पर जाने की ऑफर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन्हो पर बहुत खुशगवार और पुरस्कून उतरती है।
ऐश और गोर अपनी इस रिसर्च पर खुश होते हैं। उनके लिए ये रिसर्च इवरफुल रही। माउंट पर अभी भी क्लावा मॉन्स्टर का स्टैचू खड़ा होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।